Welcome to We Learn. This is session number 9 of Cyber Laws. In this session, we are going to cover following topics. The main topic of this session is penalties and adjudications. And the subtopics are penalties and adjudications, a brief overview, regulations, cyber regulations, appellates tribunal, composition of the cyber appellate tribunal, right of appeal to cyber regulations appellate tribunal, procedures and powers of the cyber appellate tribunal, compounding of contraventions, jurisdictions of civil courts, appeal to High Court on order of tribunals. First topic is penalties and adjudications. Chapter 11th of the IT Act 2000, it particularly deal with this topic. By this term, adjudications means act like a judge in a competition. आपको एक जज की तरह एक्ट करना है एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पे आपको ही डिसीजन लेना है. In this particular chapter, we have certain chapters, certain sections. Section 43. The Section 43 deals with penalties for causing damage to computer or your computer system. Section 44. Its particular section is deal with the penalties for failure to furnish information, return, etc. Then Section 45, which particularly deals with residuary penalties. Section 46 deals with the power vested to educate. Educate means आपको जब एक जज की तरह एक्ट करना है उसके लिए हम क्या क्या पावर्स आपको प्रोवाइड करते हैं उसका सारा डिस्क्रिप्शन सेक्शन 46 में है. सेक्शन 47 deals with factors to be taken into account by the educating officer. Educating officer means वो ऑफिसर जो जज की तरह एक्ट कर रहा है. Now, penalties for damage to computers. ऐसी कौन कौन सी पेनल्टीज़ हैं जब किसी एक कंप्यूटर को जिसके अंदर आपकी एक्सेस नहीं थी पर फिर भी आपने उसको डैमेज कर दिया और आपको ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं करना चाहिए था, आप अनऑथराइज थे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, तो आपको सर्टेन पेनल्टीज़ पे करनी पड़ती हैं फॉर योर सर्टेन एक्टिविटीज़. सो हियर इज़ अ लिस्ट विच इज़ मैंशन बाय IT Act which defines that the unauthorized access by any person as acts done without the permission of the owner includes the following penalties. First one is accessing or securing access to such computer systems or your computer network. Secondly, downloading, copying or extracting any data or information for such computers, computer system, computer network which particularly include information or data held or stored on any removable storage medium. अगर कोई कंप्यूटर जिसके ऊपर आपको एक्सेस नहीं है बट स्टिल यू आर डूइंग, तो ऐसे कौन कौन से टास्क हैं जो आप उसके साथ परफॉर्म नहीं कर सकते और अगर परफॉर्म करते हैं देन यू विल बी पेनलाइज्ड. सो अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं या फिर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन किसी ऐसे कंप्यूटर में से जिसके लिए आप एक अनऑथराइज यूज़र हैं, देन अ पेनल्टी मस्ट बी चार्ज ऑन यू. और इंट्रोड्यूसिंग एनी कंप्यूटर वायरस और कंटेमिनेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम और योर कंप्यूटर नेटवर्क. हम इस पूरी कैटेगरी में कंप्यूटर सिस्टम एंड द कंप्यूटर नेटवर्क इन तीनों को एक साथ लेके चलते हैं. नेक्स्ट इज डैमेजिंग द कंप्यूटर सिस्टम और योर नेटवर्क, डिस्टर्बिंग द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, और डिस्टर्बिंग द एक्सेस ऑफ द कंप्यूटर टू एन ऑथराइज्ड यूज़र. आप तो अनऑथराइज हैं पर आपने उसके अंदर ऐसी सेटिंग्स या कुछ ऐसा एक्सेस कर दिया है जिससे कि एक अनऑथराइज यूज़र भी उसे यूज़ नहीं कर पा रहा. मीन्स उसकी एक्सेस जो वो कंप्यूटर पे उसे प्रोवाइड की गई थी वो उसको ईजीली या इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहा. प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू इंश्योर अनऑथराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क. और इट कैन ऑल्सो इंक्लूड द पेनल्टी. मीन्स अगर हमें पेनल्टी होती है, ये तो वो केसेस थे कि किस किस केसेस में आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है, और अगर आपने ऐसी कोई पेनल्टी फेस करी है तो आपको कंपनसेटरी
क्या पे करना होगा ये भी इस एक्ट के अंदर लिस्ट किया गया है। लाइक अगर आपने कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस किया है तो आप पेनल्टी ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ तक पे करनी होगी आपको, एक कंपनसेटरी टू द अफेक्टेड पर्सन। वो पर्सन जिसको इफ़ेक्ट हुआ है आपकी उस अनऑथराइज्ड एक्सेस से, उसको आपको 1 करोड़ रुपीज़ तक पे करना पड़ सकता है एज अ कंपनसेटरी अमाउंट। नाउ पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन। The controller or a certifying authority has the responsibility of overseeing the fair functioning of the electronic transaction. For this, to ensure the compliance with the directives of the controller and compliance with the rules framed by the controller, the IT Act requires any person falling in its purview using the computer system or network to, firstly, furnish any document, report or return to the controller as required by the Act. Failure to do so will attract a penalty which is not exceeding 1,50,000 rupees for each failure. Secondly, file any return or furnish any information, books or other documents within the time that is specified under the particular Act, which is IT Act. और इस एक्ट में अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, लाइक आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फिनिश करनी थी या फिर एक फ़ाइल रिटर्न करना था आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या बुक के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम में, वो टाइम आपको आईटी एक्ट प्रोवाइड करता है कि हर एक काम के लिए कितना टाइम आपको दिया जाना चाहिए। उस टाइम के अंदर अगर आपने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया है, देन द पेनल्टी विल नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे ऑफ डिले इज़ टू बी लीव्ड। मीन्स आपने अगर 1 डे डिले किया है देन 5,000, 2 डे किया है डिले देन 10,000 ऑन डेली बेसिस। नेक्स्ट इज मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड्स। बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड्स को आपको मेंटेन करना है, एंड इफ़ द यू फेलियर टू कंपाइल एंड अटैक अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे द फेलियर कॉन्टीन्यूज़। और ये फेलियर जब तक कॉन्टीन्यू रहेगा, मीन्स जब तक कि आप उसे मेंटेन नहीं कर लेते तब तक आपको एवरीडे बेसिस पे 10,000 रुपीज़ पे करने होंगे। नाउ रेजिडुअरी पेनल्टी। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट whoever breaks any rule or regulation for which a penalty has not specifically stated, the person breaking the act is liable to pay a compensation not exceeding rupees 25,000 to the person who being affected by such act, or a penalty not exceeding rupees 25,000. रेजिडुअरी पेनल्टी ये आपका सेक्शन 45 है आईटी एक्ट का। इसमें ये कहा गया अगर आपने कोई ऐसा रूल ब्रेक किया है जिसके अकॉर्डिंगली हमने पहले कभी भी कोई पेनल्टी स्टेट नहीं कर रखी, स्टिल अगर आपने वो कमिट किया है और कोई पेनल्टी चार्ज पहले नहीं स्टेट कर रखा था, तो जिस पर्सन ने उस एक्ट को ब्रेक किया है वो लायबल होगा पे करने का एटमोस्ट 25,000 रुपीज़ टू द पर्सन विच इज़ अफेक्टेड बाय इट्स एक्टिविटी। नेक्स्ट इज power to adjudicate, means in order to determine if any person has breaking any provision of the act, rule, order or direction made by the central government subjected to provision contained in the act, shall appoint any officer not below the rank of director to the government of India or equivalent officer of the state for holding an inquiry in manner prescribed by a central government. अगर किसी पर्सन ने कोई भी प्रोविज़न ब्रेक किया है जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपॉइंट करती है ऑफिसर जिसका रैंक जो है वो डायरेक्टर लेवल से कम नहीं होना चाहिए, जो कि इन सब केसेस को हैंडल किया जाता है। हम नॉर्मली उसे बोलते हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल गिव अ रीजनेबल opportunity to the person being charged with contravention, that means breaking of that particular act. When more than one officers are appointed, the central government shall specify the jurisdictions of each of them. अगर एक से ज़्यादा ऑफिसर्स पर्टिकुलर एक के लिए अपॉइंट कर दिए जाते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन दोनों के डिसीजंस को एक बारी व्यू देती है और उसके बाद अपना डिसीजन
फाइनलाइज करती है। ये एक बहुत ही कंपल्सरी एक्ट है क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि एक जज की तरह एक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। दिस पर्टिकुलर ऑफिसर शैल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी to a person which being charged with the breaking of the act, and in the event of the officer being satisfied that there has been a breaking of the act, he may suppose such penalty or award compensation in accordance with the provision of what section। सबसे पहले उसे ये सर्टेन करना होता है कि ये पर्टिकुलर जो ब्रेकिंग है एक्ट में उस पर्टिकुलर सेक्शन में जहाँ पे लिस्ट किया गया है कि इस ब्रेकिंग पे हमें इतनी पेनल्टी पे करनी होगी। पहली बात तो वो एक्ट अकर हुआ भी है या नहीं। अगर वो सर्टेनली अकर हुआ है तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या पेनल्टी या फिर क्या कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए अफेक्टेड पर्सन को, वो हमारा उस सेक्शन के अंदर मेंशन है और ऑफिसर उससे रेफर करके अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेगा। नाउ जो ये आपके ऑफिसर्स हैं जिनका काम है जजमेंट देना किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में, उनको एक पावर्स प्रोवाइड की गई हैं। सम ऑफ देम आर दीज: सुमन्स और एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिन हिम ऑन ओथ। शपथ लेके भी उनसे आंसर लेना कि जो उन्होंने कहा है या जिस पर्टिकुलर केस में वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सही है या नहीं। डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देन रिसीव एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, जो भी एविडेंस आपके पास है उन्हें रिकॉर्ड करना होता है। इशू वारंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी डॉक्यूमेंट या विटनेस की ज़रूरत है आपको उस पर्टिकुलर इवेंट या फिर जो ब्रेक हुआ है लॉ उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए, तो आपको उसके लिए वारंट इशू करने की भी अथॉरिटी होती है उस ऑफिसर को। देन एनी अदर मैटर दैट मे बी प्रिस्क्राइब बाय द लॉ। दीज आर द पावर्स विच एन ऑफिसर हैव टू एक्ट लाइक अ एडवोकेट, मीन्स एक जज की तरह एक्ट करने के लिए उनसे ये सब पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं। देन इज साइबर रेगुलेशन एपलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मीन्स अ कोर्ट और साइबर रेगुलेशंस ऐसे रेगुलेशंस या फिर ऐसी अपील्स जो एक साइबर से रिलेटेड कंटेक्स्ट में की जाती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इन द एक्ट डिटेल द रूल एंड रेगुलेशंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट of this particular tribunal, and it shall be notified to establish one or more tribunals and also specify the matters or places in relation to which this particular tribunals may exercise jurisdictions। means एक कोड बना देना। देन सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर्टिकुलर जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक अगर कुछ मैटर है साइबर से रिलेटेड तो वो हम कहाँ हैंडल करेंगे, उसके लिए कोड बनाना, और उस कोड को बनाने के बाद वो कौन कौन से मैटर्स को हैंडल करेगा ये स्पेसिफाई भी कर देना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सब टास्क डिटेल में रेफर कर दिए हैं। कंपोजिशन ऑफ द साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल्स। दिस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल शेल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा पर्सन उसके लिए मेन होगा या फिर एक हेड की तरह एक्ट करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और जो पर्सन आपने अपॉइंट किया मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया उसे हम प्रिजीडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल कहते हैं। इट इज़ द हेड पर्सन ऑफ द पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल। द टर्म which is for a period of 5 years or until the age of 60 whichever is earlier। जो भी ये ऑफिसर होता है उसके लिए एक टर्म पीरियड होता है कि वो कितने टाइम तक अपनी पोस्ट को रिटेन कर सकता है। तो नॉर्मली हम 5 इयर्स का करते हैं या फिर तब तक जब तक कि उसकी एज 60 ईयर्स से एक्सटेंड नहीं कर जाती। लाइक अ प्रेजेंट मेंबर और अ फॉर्मर मेंबर ऑफ अ इंडियन लीगल सर्विस हैविंग सर्व्ड इन अ ग्रैंड वन पोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years and could also be selected as the presiding officer। Now, right of appeal to this particular tribunal। कौन कौन से राइट्स हैं आपके पास अपील करने के इस पर्टिकुलर कोर्ट में जो साइबर से रिलेटेड है, साइबर रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। An appeal, or we can say that a request to a tribunal is subject to the following conditions। First condition, any person aggrieved by any order made by the controller or an adjudicating officer under the act may prefer an appeal to the tribunal having jurisdictions।
मीन्स कोई ऐसा पर्सन जो अपसेट है किसी ऑर्डर से जो एक कंट्रोलर ने या फिर एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पास किया है, तो वो इस कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है. Every appeal in the prescribed form along with the requisite fee shall be filed within the period of 45 days from the date on which a order copy is received by the aggrieved person. Aggrieved person means वो person जो upset है आपकी इस deed से, उसको जिसने अपील की है उसे एक फॉर्म फिल करना होगा और एक फ़ी पे करनी होती है जिसकी पीरियड होता है 45 डेज़. 45 डेज़ के अंदर अंदर उसे पे करना है उस पर्टिकुलर फ़ी को, एंड देन ओनली उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी सारी प्रोसीडिंग्स. ऑन रिसिप्ट ऑफ एन अपील द ट्रिब्यूनल मे आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स पास ऑर्डर्स इट थिंक्स फिट आइदर कन्फर्मिंग, मॉडिफाइंग और सेटिंग असाइड द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट. जब ये सब फाइनलाइज हो जाता है, हमने फॉर्म फिल कर दिया कोर्ट में, हमने उसे सबमिट भी कर दिया, उसके बाद जब हमें वो मिल गया, दोनों साइड्स के केसेस को उस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल का जो हेड होता है वो सुनता है, जो भी उसे चेंजेस करने हैं मींस कंफर्म करता है, मॉडिफाई करता है, एंड देन उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको सेट करके उन्हें फाइनलाइज डिसीजन प्रोवाइड करता है. एवरी अपील शैल बी dealt with and an attempt is to be made to dispose the appeal within a period of 6 months from the date of receipt of the appeal. अगर आपने अपील के लिए अपील करी है कोर्ट में, तो विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ हमें उस पर्टिकुलर ऑफिसर को उसे डील करना होता है और उसके लिए मैक्सिमम पीरियड आपका 6 मंथ का होता है. नाउ प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ द साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल. The tribunal, though subject to other provisions of this Act, any other rules shall have the power to regulate its own procedure, including the place at which it will have its settings. Secondly, the tribunal shall have the same powers as were as vested in the civil court while trying a suit in respect to the following matters. एक पर्टिकुलर कोर्ट जो आपका ये साइबर से रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस कोर्ट का भी सेम वैसे ही पावर्स हैं जो आपके एक सिविल कोर्ट के होते हैं, जो आपके डे टू डे लाइफ में जितने भी आपके मैटर्स होते हैं उनको हैंडल करता है. सो ट्रिब्यूनल जो पावर्स यूज़ करता है अपनी पर्टिकुलर मैटर्स को हैंडल करने के लिए, उनमें मैटर्स होते हैं एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिन हिम ऑन ओथ. जो भी पर्सन वहाँ पे आ रहा है, एग्जामिन करना कि हमने उस पर्सन को मीन्स कोर्ट के अंदर जब हम पर्सन को बुलाते हैं तो उसकी अटेंडेंस मार्क होती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उसने जितना भी बोला है मीन्स अगर हम उसे एग्जामिन कर रहे हैं तो वो भी एक ओथ लेके, शपथ लेके उससे सारा काम करवाया जाता है. मीन्स अगर उससे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू टेक अ ओथ. नेक्स्ट इज रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट. जो भी एविडेंस आपने रिसीव करे हैं उसे रिकॉर्ड कर लेना कंफर्मेशन के लिए, ताकि बाद में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो. इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स. रिव्यूइंग इट्स डिसीजंस एंड डिसमिसिंग एनी एप्लीकेशन फॉर डिफ़ॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी. ये सारे आपके ऐसे केसेस या फिर एक ऐसे मैटर्स हैं जिसको लेके आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और वो अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा. कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस. द एक्ट प्रोवाइडिंग दैट एनी ब्रेकिंग आइदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एडजुडिकेशन proceedings be compounded by the controller or any officer authorized by him. The compounding is subject to conditions specified by the controller or such other officer and applies to a person who has commits the same or similar contraventions or breaking within a period of 3 years from the date of the first breaking. हमें जितने भी ब्रेकिंग के केसेस आते हैं, मीन्स कोई एक्ट है, आईटी एक्ट में हमने मेंशन कर रखा है कि आप इस एक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते और फिर भी आपने उसे ब्रेक किया है, तो उसको हम हैंडल करते हैं. बस उससे पहले हमें ये देखना होता है कि जो ब्रेकिंग हुई है वो कब हुई है. मीन्स जो एजुकेशंस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं ऑलरेडी उस पर्सन पे उससे पहले हो चुकी थी या फिर से उसके बाद हुई है, और मोर ओवर उसने कितने पीरियड में उस एक्ट को दोबारा रिपीट किया है, मिनिमम 3 years में किया है या उससे भी पहले करा था या उसके बाद या फिर उसका फर्स्ट है. ये सभी की सभी इंक्वायरी करते हैं जब वो कोर्ट के अंदर एक ब्रेकिंग
के लिए आते हैं, कोई भी एक्ट जब हमने ब्रेक किया है उसको हैंडल करने के लिए। Now, jurisdictions of the civil court. The civil courts have no jurisdictions to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which an adjudicating officer or the tribunal is empowered by the act. सिविल कोर्ट में आप उस पर्टिकुलर किसी भी सूट या किसी भी मैटर को लेके नहीं जा सकते जिसको आप एक ट्रिब्यूनल, जो कि एक साइबर से रिलेटेड ट्रिब्यूनल बनाई गई है, वहाँ पे आप उसे डिस्कस कर रहे हैं। Secondly, the Act also bars any injunctions being granted by the civil courts in respect of any action taken or to be taken by the adjudicating officer or the tribunal under the Act. सिविल कोर्ट उस एक्ट पे रोक भी नहीं लगा सकता जो एक्शन एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल उस पर्टिकुलर केस के लिए ले चुकी है। सो अगर साइबर से रिलेटेड कोई भी केसेस है तो उसके लिए मेन आंसरेबल एक ट्रिब्यूनल या फिर एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा, जो कि एक आईटी एक्ट में मेंशन है। नाउ, अपील्स टू हाई कोर्ट ऑन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में जो ऑर्डर पास हुआ है उसके ऊपर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस लाइक द अपील इज सब्जेक्ट टू हैविंग बीइंग फाइल्ड विद इन 60 days ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ एनी साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल। डिसीज़न आने के 60 days के अंदर अंदर आप हाई कोर्ट में उस पर्टिकुलर डिसीज़न को दोबारा से अपील कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ सर्टेन पीरियड एंड द पीरियड इज़ अबाउट 60 days ओनली। नाउ डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट इज डिस्कस द एडजुडिकेटरी प्रोसेसेस इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्ट। द एक्ट इज़ ITA एक्ट। कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिन्हें ITA एक्ट में मेंशन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू अ adjudicatory officer. Secondly, explain the procedures and powers of the cyber appellate tribunal. एक ट्रिब्यूनल को जो एक साइबर मैटर्स को डील करते हैं उन्हें उनका डील करने का क्या प्रोसीजर है, और मोर ओवर उसको डील करने के लिए या डील करने के लिए जो प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं उनके लिए उन्हें क्या क्या पावर्स प्रोवाइड की गई हैं, आप इनमें उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग।